बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। एक बड़ी अच्छी खबर है फरा। अच्छा, दिन का आगाज इतनी अच्छी खबर से होना तो आप सोचें कि दिन कितना बेहतरीन गुजरेगा। और खबर किधर से है? मदीना मुनव्वरा से यह खबर। तो कांट वेट प्लीज शेयर। WHO ने मदीना मुनव्वरा को दुनिया का सेहत अफजा तरीन शहर करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत की टीम ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया और दौरा करने के बाद सेहत से मुताल्लिक तमाम सहूलियात का जायजा लेकर करार दिया कि ये सेहतमंद शहर के लिए जितने आलमी मयार थे उस पर पूरा उतरता है। अच्छा, हम तो रूहानी सेहत के हवाले से जानते थे कि वहाँ जाके दिलों को सुकून मिलता है, वहाँ जाके रूह को करार मिलता है, वहाँ जाके चैन आता है, आँखों को ठंडक मिलती है, वहाँ जाकर जो है वो हम सबको वो सुकून मिलता है जिस सुकून की हम सारी ज़िंदगी आरजू करते हैं कि हम जो है अपने नबी के रोज़ा मुबारक का दीदार कर सकें। और फिर ये वो शहर है जिसने महाजरीन अंसार का मुआख़ात का खूबसूरत रिश्ता कायम किया था। वो शहर है जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की थी कि किस तरह से भाई बंदी जो है वो बन सकती है दो ऐसे लोगों के दरमियान जो कि बिल्कुल टोटल गैर हों। लेकिन आज ये जो रिसर्च है ये बता रही है, जैसे हमजा ने शेयर किया है, कि सेहतमंद मकाम भी है। तो ये यकीनी तौर पर हम सबके लिए बड़ा इंकरेजिंग, बड़ी खूबसूरत बात है। मुख्तलिफ है, इतनी बेहतरीन वहाँ की फ़ज़ा है। और ये देखें अब साइंस भी जो है हर चीज़ को मानती चली जा रही है। मदीना मुनव्वरा की जो आबादी है वो 20 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। और आलमी इदारा सेहत ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है। सऊदी वज़ीर सेहत ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को जारी किया गया है। जो सेहतमंद शहर का सर्टिफिकेट है ये गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान को पेश कर दिया है। बड़ी अच्छी खबर है जिससे दिन का आगाज़ हुआ है। चले जी, अब टॉप स्टोरीज पे कुछ नजर डालेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा तिनकों की तरह बिखरने लगा। बिलावल का PDM को हुकूमत गिराने के लिए हिकमत अमली बदलने का मशवरा। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नया यू टर्न। बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं तो पेश करें, मुस्लिम लीग नून का जवाब। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया का खोखर पैलेस के अतराफ ऑपरेशन। 1.25 अरब रुपए मालियत की 38 कनाल जमीन वागुजार करा ली गई। खोखर बरादरान को नवाज शरीफ का साथ देने पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज का इल्जाम। LDA का कहना है ऑपरेशन मामूल की कार्रवाई है, सियासी रंग देना गलत है। आला तालीमी कमीशन ने पाकिस्तान भर में नई PhD पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 16 साल की तालीम के बाद PhD में दाखिला लिया जा सकेगा। PhD के लिए MS और MPhil की शर्त खत्म कर दी गई। तलबा BSc के बाद बराह रास्त PhD में दाखिला ले सकेंगे। हमारे यहाँ निसाब तो पढ़ाया जाता है मगर हुनर नहीं सिखाया जाता। तलबा के पास डिग्रियां होती हैं मगर नौकरियां ही नहीं मिलती। कामयाब करियर काउंसलिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की मिसाली खदमात जारी। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। और फरा, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद वही कुछ नहीं कर रहा जो हुकूमत कह रही थी कि ये एंड यहाँ पर ही होना है। हाँ, लेकिन मतलब ये वो चीज़ है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता था और आहिस्ता आहिस्ता करके वही चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बारे में सबसे पहले लोगों ने बताना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि नहीं PDM में जो दरारें हैं उन लोगों को नज़र आती हैं जो कि मुखलिस नहीं है, जो कि हुकूमती चीलें हैं। लेकिन इस वक्त PDM का शरासा जो है बिखरता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हुकूमत गिराने के लिए हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है, जिस पर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में इंडस्ट्रियल जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादियों को तो एतमाद में लेकर कठपुतली स्पीकर और नाअहल वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, जिस पर मुस्लिम लीग नून का भी कुछ मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया बाकायदा तौर पर। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं
तो वो पेश कर दे। नंबर्स तो हमें याद है जब चेयरमैन सेनेट का मामला था तब भी पूरे थे लेकिन निकले नहीं थे। हाँ, और वो मजीद बोले कि हम सेनेट में नंबर्स होने पर भी कामयाब नहीं हुए थे, हमारी अक्सरियत थी फिर भी हरा दिया गया था। दूसरी तरफ वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समझदार और बालिग हो गए हैं। वो कह रहे हैं जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होता है और अदम एतमाद ही वाहिद तरीका है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है और गवर्नमेंट तो चाहती भी यही थी कि हर चीज़ में हिस्सा लेके आए तरीके अदम एतमाद। हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने सुख का सांस लिया इस बात की। वैसे जिस तरह के डायलॉग्स अब हमें सियासत में सुनने को मिलते हैं ना, ऐसे डायलॉग्स पहले सास बहू के ड्रामों में सुनने को मिलते थे लेकिन अब हमें अपने सियासी रहनुमाओं के बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे सास बहू की दास्तान सियासत में भी चल रही। इसी तरह की जो जाती लेवल के जो ताना और तशनी हुए थे ना, ये वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सुनने को दिखाई दिए हैं, हमने देखा भी है और सुना भी। लेकिन टाइम हैज़ चेंज। सो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान। आप मुस्कुरा रहे हैं तो इस पर बात करते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है। अब नाकदीन जो है वो सोचते भी है, कहते भी हैं बांगे दोहल के जब आपके पास चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नंबर्स पूरे थे तब भी चेयरमैन सेनेट नहीं हटा सके। अब जब कौमी असेंबली में हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अब कैसे ये काम जो है वो कर लिया जाएगा? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारी जमात जब जो पीडीएम बनी थी तो पीडीएम के इब्तिदा में जो हमने 26 पॉइंट्स का एलामिया दिया था, जो हमारे बेसिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें ये बात शामिल है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, पार्लिमान के अंदर इनको टफ टाइम देंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। सो ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमने इससे कबल भी अपने दोस्तों को पीपल्स पार्टी का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब ये एक मशावरत हो रही थी या एक तरह का फ़ैसला हुआ था हमारे कुछ दोस्तों का आपस में कि हमें सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट करके उसको ब्लॉक करना चाहिए, उससे पहले इस्तीफे दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, हम इलेक्शन ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है। तो हमने जब पीडीएम के अजलास के अंदर बैठ के सारी तफसीलात बताई तो सारी पीडीएम की क़यादत ने उससे इत्तफाक किया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसीलिए अब हम बाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सेनेट के इलेक्शन में भी जा रहे हैं। अब हम जो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, पीडीएम की जमातों को इस बात पे कन्विंस करेंगे, हम उनको कायल करेंगे कि हमें ये अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारे चार्टर का हिस्सा है। लेकिन एक बात, हर चीज़ सिर्फ स्टेटली ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा नाकाम हो गए तो अब आप दोबारा उसमें क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, माजी ऐसा ही है कि अदम एतमाद की तहरीक हमेशा इशारों पे ही चलती रही, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, तहरीक नाकाम हो गई थी, गवर्नमेंट नहीं बची थी। तो उसके कई तरह के असरात होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने तहरीक पेश की और उसके नतीजे में वो अगर फ़र्ज़ करे वो वोट आउट हो गई तो आप नाकाम हो गए। उसके अपने बहुत सारे असरात होते हैं, पॉलिटिकल भी, टेक्निकल भी, अलाइंसेस के भी। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम अपने दोस्तों के साथ इस पर मशावरत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उनको कन्विंस करेंगे। ये तो मशावरत के बल की बात करेंगे। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात करके बज़ाहिर पुरजोश मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को तो परेशान कर दिया। आपकी जमात पहले इस्तीफ़ों के ऑप्शन से पीछे हटी, फिर लॉन्ग मार्च के ऑप्शन के वक्त वापस पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन, जो मुखालिफीन नाकदीन है तासुर दे रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई अंदरूनी खाना। देखिए ना, ये हर चीज़ के ऊपर डील का एक तासर देना, हर चीज़ को किसी डील के साथ लिंक कर देना। कहाँ हमने इस्तीफों का ऑप्शन ख़त्म किया है? पीपल्स पार्टी आज भी अपने उन 26 पॉइंट्स के साथ खड़ी है जिसमें एक ऑप्शन इस्तीफों का भी है और वो आखिरी ऑप्शन है। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये थी या कुछ लोगों की ख्वाहिश ये थी, जिसको मीडिया ने भी प्ले अप कर दिया, हमारे दोस्त भी कुछ उसमें जल्दी कर गए कि जी हमें इस्तीफों का ऑप्शन फौरन इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपना आखिरी फायर आखिर में जाके करते हैं भाई, ये सियासत है ना। जिस तरह आपको सहाफत का पता है कि खबर कैसे देनी है, कौन सी जो हेडलाइन बेहतर निकलेगी, कौन सा टिकर बेहतर चलेगा, किस तरह उसको एक्सप्रेस करना है, इसी तरह सियासत का कौन सा फैसला कब करना है, ये सियासी जमातें बेहतर कर सकती हैं। हम उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं
कि हम इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे नहीं हटे, ये गलत बात है। ये कहना हमारी तौहीन है। हम ये कह रहे हैं कि वो लास्ट ऑप्शन था, वो लास्ट ऑप्शन है, और जब वो जरूरत महसूस होगी हम बिल्कुल वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और इस पर सारी जमातों का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, भाई आपका क्या ख्याल है कि हम फौरी तौर पे हुकूमत का इस तरह का फ्री हैंड दे देंगे? हम उसके लिए पहले सतह हमवार करके फिर आखिरी वार करेंगे। हमने बार बार उस बात पे कहा है कि हम इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे नहीं हट रहे। हाँ, हम अपने जो सेनेट के इलेक्शन में भी हमने अपनी जमातों को राजी किया, कायल किया, और वो राजी हुए। आज भी हमें कोशिश है, और अगर वो राजी होंगे जिस पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, वरना देखते हैं कि वो क्या ऑप्शन देते हैं। ठीक है कायरा साहब, लेकिन नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को कहना पड़ा है कि अगर पीपल्स पार्टी के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं तो पहले पेश करें। तो नून लीग के इस मुतालबे को आप पूरा कर पाएंगे? और ये एक तरह से आप दोनों पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार नहीं हो रहा? ये एक तजवीज़ है। बिलावल साहब ने क्या कहा कि हम अपने दोस्तों को इस बात पे राजी करेंगे, इस बात पे कायल करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम अब मीटिंग के अंदर अपनी ये राय देंगे, उसमें हम क्यों चाह रहे हैं, कहां से नंबर लाएंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैंने आपको ये भी कहा कि सिर्फ तहरीक कामयाब, पहले नंबर पे तो तहरीक यकीनन कामयाबी के लिए चलाई जाती है, लेकिन तहरीक के कामयाब होने के कई रंग होते हैं। ये लाजिम नहीं है कि आपकी तहरीक स्ट्रेट अवे नंबर्स में कामयाब हो, बाज़ औक़ात ये एसेंस में कामयाब होती है। लेकिन ये बात हम अपने दोस्तों के साथ वहां कन्विंस करेंगे उनको। यही पहले भी कह रहे थे, आज आपसे भी यही बात कह रहे हैं, यही बात बिलावल साहब ने कही है। जी ठीक है कायरा साहब, हुकूमत मुखालिफ जो इत्तेहाद है PDM, अगर इसकी सियासी उठान की बात की जाए, आगाज़ की बात की जाए, तो बहुत ज़बरदस्त आगाज़ था। शुरू में हुकूमत पर घबराहट भी तारी थी, मगर अब अचानक ऐसा हो गया कि PDM को अपनी सियासी बका का सवाल दरपेश है। आपस में एक दूसरे को मनाते फिर रहे हैं, समझाते फिर रहे हैं। हुकूमत तो बिल्कुल खामोश है, तमाशाई का किरदार अदा कर रही है कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब तहरीकें चलती हैं तो उनका मोमेंटम बनाया जाता है, इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। ये नहीं होता कि आप रोज़ जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, ये नहीं होता कि आप हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ को हैमर कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ से आप गवर्नमेंट का घेराव कर रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने एहतजाज किया, उसको मीडिया ने भी प्ले अप किया, हुकूमत ने भी कहा। और मुझे हैरानगी है, बड़े माजरत के साथ मीडिया से भी गिला करना है कि आप ज़रा गौर करें, क्या वो जलसा था? क्या उसमें पूरे पाकिस्तान को कॉल थी? क्या वो लॉन्ग मार्च था? वो एक एहतजाज था। वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को यादाश्त पेश करनी थी। सारी क़यादत ने वहाँ इकट्ठे होकर सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन के कारकुनों को बुलाया। वो वहाँ आए, बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन वो जलसा नहीं था। वो पूरे पंजाब को कॉल नहीं थी, वो पूरे मुल्क को कॉल नहीं थी। जब जलसा होगा, जब लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर पूरे मुल्क को कॉल होगी। उसके माने ही और होते हैं। आप दोस्त सारे जो हैं उसको उधर देखे बगैर जो हुकूमत का एक नारा आया कि जी इनका तो जलसा नाकाम हो गया, ये धरना नाकाम हो गया, ये फलां, वो भाई वो था क्या? वो एक एहतजाज था। हम एक यादाश्त इलेक्शन कमीशन को पेश करना चाहते थे। उसमें सारी क़यादत गई, कारकुन भी गए, सिर्फ पिंडी डिवीजन के, और वो भरपूर एक यादाश्त थी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो सर्द खाने में पड़ा हुआ केस निकल आया। अब 3 दिन हफ्ते में सुनने का फैसला हुआ, वो किसी तरफ लग जाएगा। उससे तो इतना ही ऑब्जेक्टिव हासिल करना था ना। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम धावा बोलने तो नहीं गए थे, वो हुकूमत के खिलाफ तो एहतजाज नहीं था। तो उसको आप लेके ये कह रहे हैं कि ठंडी हो गई, लोग नहीं आ रहे फलां। तो पहले इस मामले को, उसका पर्सपेक्टिव दुरुस्त। ठीक है, अगर यहाँ पे मीडिया ने हुकूमत की बात की, तो अब तो हुकूमत खुद जो है वो बात कर रही है, बिलावल भुट्टो के इस इक़दाम की तारीफ कर रही है ना। तो मतलब तहरीक अदम एतमाद वाली बात पे शेख रशीद ने तो ये कह दिया है कि वो सियासी बालिग हो गए, यानी हुकूमत को ये बात जो है वो सूट करती है, इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगे, जबकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से ये तारीफ है, हुकूमती वज़रा की तरफ से ये बातें जो हैं ये भी मसले से खाली तो नहीं है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत के तरफ से अगर वो कोई साजिश करके हमें आपस में इख्तलाफ डलवाना चाहें, तो मीडिया से सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए शेख रशीद साहब एक बयान दे दें, इमरान खान साहब दूसरा दे दें, उनके बाकी वज़रा चौथा बयान दे दें, चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई और बयान दे दे, तो वो अगर बिलावल साहब की तारीफ़ें कर दें 4 लोग बैठ के, 6 लोग बैठ के, तो फिर तो हमारा मुकमका हो गया ना। ये बड़ा खूबसूरत मैटर है आपका, मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक है कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन तारीफ ऐसे ही नहीं हो रही, तनकीद भी हो रही थी जब बिल्कुल
सीधे जा रहे थे और तीनों का मौक़िफ़ एक था, मौलाना साहब का भी, मरियम नवाज़ का भी और बिलावल साहब का। हुकूमती सफ़ों में जो बेचैनी थी और इज़्तिराब था वो भी वाज़ेह था। अब जब वहाँ पे सुकून और इत्मीनान की लहर है तो भी वो सामने है। हाँ। जब पीडीएम जो है उसकी ताकत जो है वो हमें नज़र आ रही थी कि तीनों रहनुमा जो है वो वहाँ पे खड़े होते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो भी नज़र आ रहा था। अब जब बावजूद एक गायब हो जाता है या दूसरा गायब होता है तो वो भी सारी दुनिया देख रही है। जुमलाबाजी है ना, इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। जब परेशानी होती है बड़े करख्त जुमले आ रहे होते हैं, और जब बड़ा सुकून आ जाता है ना तो फिर वो चुलबुले से जुमले आ रहे होते हैं, वैसी बातें आ रही होती हैं जो कि इस वक्त कल शेख रशीद साहब बात कर। बिल्कुल सही। तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और बात करेंगे लाहौर की, जहां कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतजामिया ने खोखर पैलेस के पास ऑपरेशन मुकम्मल करके 38 कनाल ज़मीन वागुजार करवाई है। और जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर के करीब ज़िला इंतजामिया ने हैवी मशीनरी की मदद से बड़ा ऑपरेशन ये किया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोकर और रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोकर की रिहाइशगाह खोकर पैलेस के इर्द गिर्द मुतअद्दिद तामीरात गिराई गई हैं। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उनका अपनी ट्वीट में कहना था कि खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा सरमाया है, जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर पीछे ना हटे। नवाज शरीफ से बेवफाई की, दूसरी तरफ बेवफाई ना करने की उन्हें जो है वो ये सजा मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़िला इंतजामिया ने खोखर पैलेस से मुत्तसिल गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन को एक मामूल की कार्रवाई करार दिया है कि यह मामूल के मुताबिक हो रही है, और वाज़ेह किया कि ऑपरेशन को सियासी रंग देना बिल्कुल गलत है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, बताइएगा, ऑपरेशन किया गया 38 कनाल ये अराजी है, इस हवाले से ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है, क्या कहते हैं खोखर बरादरान? बिल्कुल जी, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशों के बाद बिलाखिर अपनी जो 38 कनाल अराजी है वो वारगुजार करवा ली गई, और उसका इंतकाल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत के तरफ कर भी दिया गया है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जौहर टाउन का इलाका है, एक्सपो सेंटर के करीब ये कीमती तरीन अराजी है, और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो इस 38 कनाल अराजी की कीमत है वो तकरीबन 1.25 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। इससे कबल 2 दफ़ा भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस जगह का कब्जा वारगुजार करवाने की कोशिश की गई, लेकिन खोखर बरादरान की तरफ से यहाँ पर जो मुज़ाहमत की गई जिसके बायस जो है ऑपरेशन जो थे मुलतवी कर दिए गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की बारी नफरी ने मुश्तरका तौर पर सुबह 6 बजे ही ये ऑपरेशन शुरू किया, और यहाँ पर मौजूद जो तजावज़ात थी उन्हें भी मस्मार कर दिया गया। यहाँ पर चंद दुकानें थी जिन्हें सैफ मार्केट के नाम से जाना चाहता था, उन्हें तो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ आर्जी तामीरात थी उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि 2 घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर मस्मार करके उन्हें सील कर दिया गया है, और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की बारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। एक गुज़िश्ता रोज़ जब ये तमाम सूरत हाल थी तो उस वक़्त यहाँ पर सूबाई अरकान असम्बली के साथ वफाकी अरकान असम्बली और ख़ास तौर पर MNA ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पर पहुँचे थे, जिनका ये कहना था कि ये जो ऑपरेशन किया गया है ये एक इंतकामी कार्रवाई है, और आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इस मामले को उठाया भी जाएगा। जब यहाँ पर दीगर भी अरकान पहुंचे तो यहाँ पर खोखर बरादरान की जानिब से ये कहा गया कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ये 38 कनाल ज़मीन में से 8 कनाल ज़मीन ऐसी है जहाँ पर जो तामीरात की गई थी, जबकि 30 कनाल ज़मीन जो है वो एक मैदान की सूरत में यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पे ये बताइएगा, आपने बताया कि पहला जो ऑपरेशन था वो नाकाम हुआ, उसकी वजूहात क्या थी? क्या वो सियासी असर और रसूख था जिसकी वजह से पहले ये वागुजार नहीं कराई जा सकी है अराजी? जी फराज, जब ये पहला ऑपरेशन किया गया था तो उस वक्त भी यहाँ पर जो मशीनरी पहुंची थी वहाँ पर LDA के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर देखने में नज़र आया था कि पुलिस की जो नफरी थी वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी। लेकिन जैसे, और दूसरी बात अहम चीज़ ये थी कि खोखर बरादरान को उस ऑपरेशन की जो पहले ही एक इतला मिल चुकी थी जिस पर लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर जमा हो गई थी, मशीनरी का घेराव कर लिया और किसी को आगे आने की इजाज़त नहीं दी गई सरकारी अमले को, जिसकी वजह से तकरीबन 8 से 10 घंटे यहाँ पर मशीनरी खड़ी रही, जिस पर वापस लेके जाने का फैसला किया गया। तो इस दफ़ा जो ऑपरेशन किया गया है वो ज़िली हुकूमत और पुलिस की जानिब से एक खुफिया ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि इसकी इतला जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम।
थैंक यू। आपने हमें अपडेट किया इस इशू के बारे में। और अब हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, फरमाइएगा कि ये जो सारा ऑपरेशन है इस पे मुस्लिम लीग नून का जो रद्द अमल है वो ये है कि सियासी तौर पे उनको हिट किया जा रहा है, उनके कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये इल्ज़ामात जो है इनमें किस दर्जे सेहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरा एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के ऊपर माफिया का राज था, माफिया की हुकूमत थी और सिविलियन माफिया का लफ्ज़ इनको ऐसे ही नहीं दिया गया। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि लाहौर का नहीं पंजाब का सबसे बड़ा कब्जा माफिया ये खोखर बरादरान थे। और ये पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इनके फ्रंट मैन है, मरियम, नवाज और ये शहबाज, इस पूरे खानदान के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका तो एक शेयर है, और अगर ये शेयर एक प्रॉपर्टी के ऊपर 100 अरब रुपए है तो यू कैन वेल इमेजिन, ये इंशाल्लाह हम एविडेंस भी हर चीज का देंगे कि ये कहाँ कहाँ कब्जा इन्होंने इनके थ्रू कराया। ये इनके, आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकली कितने को ये इंटेलेक्चुअल है या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इनकी है क्या, जो मरियम दूसरे दिन अपने पूरे बमा अहलो अयाल इनके घर पहुंची होती है। उसकी वजह ये है कि सारा कैश फ्लो, जाती उम्रा के सारे एक्सपेंडिचर और इनकी अपनी भी जो इराजी है जो जाती उम्रा और उससे रिलेटेड, अभी जब इनकी वालदा की डेथ हुई है नवाज साहब की, तो उसके ऊपर भी जितने भी इनके खानदान के और इनके बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी करानी थी, किधर से क्या कराना है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों भाइयों खोखर बरादरान के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि जितना भी ये कब्जा करते हैं उसका 80% शेयर इस नवाज खानदान का है, मरियम और नवाज का, और 20% ये रखते हैं। सबसे अहम बात जो लोगों को हमने इंशाल्लाह ताला जिन स्लोगन के साथ हम आए हैं, इनके पास अगर कोई ये जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ था इसके कोई डॉक्यूमेंट्स है, इसका कोई लीगल चीज है तो ये आए ना, इदारे इस मुल्क के मौजूद है, मीडिया मौजूद है। लेकिन ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, लोगों को इकट्ठा करके, आप इमेजिन कर लें कि हमें 2.5 साल इसमें ओपन एंड शट ये कब्जे के केसेस हैं, ओपन एंड शट। लेकिन गवर्नमेंट को, मेरी बात कंप्लीट कर, गवर्नमेंट को भी इट टुक 2.5 years कि इनसे कब्जा वागुजार कराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी इनके लोग मौजूद हैं। जब भी गवर्नमेंट एक्शन करने की कोशिश करती थी इनको पहले मुखबरी हो जाती थी और ये वहां पे गरीब आवाम को इकट्ठा कर लेते थे। इन्होंने कब्जा के लिए जितने कत्ल किए, इन्होंने बेइंतहा लोगों का कत्ले आम इन खोखर बरादरान के थ्रू कराया। इन्होंने इन खोखर बरादरान के थ्रू हमारे बहुत सारे ओवरसीज एंड विद इन कंट्री जो लोग हैं उनकी जमीनों के ऊपर, उनके गरीब लोगों के और बहुत सारी गवर्नमेंट की राजी के ऊपर इनके थ्रू कब्जा कराया। तो ये मैं मैसेज देती हूँ कि ये आपके फ्रंट मैन है, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने स्टेट की जमीन के ऊपर कब्जा किया या गरीब आवाम की जमीन के ऊपर कब्जा किया, वो जो कोई भी होंगे उनके खिलाफ क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, इस केस के थोड़े से मेरिट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। खोखर बरादरान को एक साइड पर कर दे। बड़ा जो है रिहायशी इलाका है ये जिसकी बात हो रही है, तकरीबन 22.5 एकड़ की ये अराजी थी जिसका इस्तेमाल 1991-92 के अंदर होता है। और 1991-92 के अंदर आप जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, इस्तेमाल जब होता है 90 रोज़ के अंदर उसके खिलाफ आप प्ली में जा सकते हैं। 29 साल बाद वो इस्तेमाल पूरा कैंसिल कर दिया गया, जिसमें से तकरीबन 38 कनाल अराजी खोखर बरादरान के पास थी, बाकी जौहर टाउन का हिस्सा बन चुकी हुई है। अब इन दोनों मामलात को देखते हुए 2008 में हाई कोर्ट का एक फैसला वो दिखा रहे थे, वो स्टे ऑर्डर दिखा रहे थे कि हमारे पास तो सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर मौजूद है, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। ये कितना दुरुस्त मौक़िफ़ है उनका? देखिए, जब इनकी हुकूमत थी जहाँ पे इस मुल्क के अवाम ने और इस मुल्क के मीडिया ने जस्टिस कयूम साहब को भी देखा, इस मुल्क के अवाम ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया। और आपको क्या लगता है कि जब इन फिरौनों की हुकूमत थी तो गवर्नमेंट मशीनरी थी क्या? ये सल्तनत थी इस शाही खानदान की, और ये जो गुंडे लुटेरे और ये जो ठग और ये जो कब्जा माफिया, ये इनके गुमाश्ते, ये जिस जगह पे मर्जी जैसे मर्जी कानून को और कानूनी इदारों को मोल्ड करते थे और अपनी फेवर में डिसीजन कराते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक मुझे ये बताएं, मैं कुछ ऐसी चीजें सामने रखूंगी, उसको सोचने की जरूरत है। मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन PMLN में क्या सबसे ज्यादा इनकी है? जिस तरह से नोट निछावर किए जाते हैं रैलियों में, उसकी वजह यह कि आप भी माशाल्लाह से जॉब करते हो। मैं खुद, मेरे मियाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हम जिम्मेदार घराने से, मेरे मियाँ भी हैं, मैं खुद भी हूँ, लेकिन हलाल का पैसा सड़कों पे कोई नहीं फेंकता।
मुस्तफा जमशेद चीमा साहब, ये फरमाइएगा, पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने जब ऑपरेशन किया है तो उसमें सिर्फ ये लोग तो नहीं थे, कब्जा माफिया के बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन था जिसमें से अक्सर लोग जो हैं वो फरार हो गए, उनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला गया। और शामलाट का कानून के तहत तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी अराजी है जो कि शामलाट के कानून के तहत उनके पास है। तो क्या अब सबके खिलाफ हुकूमत जो है वो कार्रवाई करने जा रही है, या रेगुलराइज करने का जो एक सिलसिला है वो भी तो प्रेसिडेंट आप ही की हुकूमत में मौजूद है, कुछ उस पर भी गौर किया जा सकता है? इसी को ऐड करते हुए कुछ लोग हैं, 1991 का ये इस्तेमाल हुआ है, किसी ने 98 में जमीन खरीदी, किसी ने 2002 में जमीन खरीदी, 3-4 इंतकाल हो गए हैं, वहां पर वो रह रहे हैं बेचारे, अपनी जमा पूंजी खर्च करके घर बनाए, उनका क्या होगा? ये 181 कनाल जमीन है। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की इस मुल्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई झुग्गी पे बैठा हुआ है ना, जो कच्ची बस्तियों में, सबसे पहले ये लोग ये डिमांड करते हैं कि उनको तो उठाएं। देखिए, क्रॉस द बोर्ड जब मैं ये कह रही हूँ तो हर बंदा जिसने भी इस मुल्क में कब्जा किया है, इस मुल्क को अगर आप चाहते हैं कि गरीब आवाम या इक्वालिटी की बेसिस पे लोगों को ट्रीट किया जाए, तो फिर हमें ये कड़वा खून भरना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये किसने कहा कि सिर्फ इनके खिलाफ हो रहा है? आप मुझे ये बताएं, तजावुजात का बहुत बड़ा क्रैकडाउन हमने कब से शुरू किया? जब से हमारी गवर्नमेंट आई, हमने तो छोटे छोटे दुकानों के आगे जो थड़े बने हुए थे वो तक गिराए, जिसपे हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा इनके लोगों की तरफ से ही। उनको पता था कि अगला नंबर इनका भी लगना है। आपको पता है कि तजावुजात का आते साथ सबसे बड़ा एक मेगा ऑपरेशन शुरू हुआ है लाहौर में, और इनकी तो हमारी 2.5 साल 3 साल के बाद उसकी वजह ये कि जब भी गवर्नमेंट करने की ट्राई करती थी तो ये जो माफिया है, ये जो मरियम के फ्रंट मैन है, जो मरियम के किचन का खर्चा भी मीडिया थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करे, माशाल्लाह आप लोग बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आपका चैनल तो करता है, आप ये पता लगाएं कि क्या मरियम के जाती उमरा में सारा जो राशन पानी तक ये बंदा क्यों देता है? उसकी वजह यह है कि वो इनका फ्रंट मैन है और ये मुल्क माफिया के ऊपर, गुंडा गर्दी के ऊपर चल रहा था। अगर हमने इस मुल्क को कानून के ऊपर लेके आना है तो इस कब्जा माफिया से जान छुड़ानी होगी। उसका ताल्लुक जहां से भी हो, किसी मीडिया से ताल्लुक हो, किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो, हमारी जमात से ताल्लुक हो, हमें ये क्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा, तभी ये मुल्क ठीक होगा। वरना बातें करने के लिए जितनी मर्जी आप बातें कर जो आपने आखिरी बात की बहुत शुक्रिया, आप शामिल रही प्रोग्राम में। जो आपने आखिरी बात कल में वही असल बात है कि जब क्रॉस द बोर्ड होगा तो एहतसाब होगा, लेकिन जब सिर्फ एक या चंद सियासी पार्टीज के और मुखालिफिन के खिलाफ होगा तो उसे कोई भी एहतसाब नहीं मानेगा, उसको फिर इंतकाम करना इसमें मामला ये तो चले एक सियासी शामलाट का कानून बहुत कर सकते हैं कि एक शख्स मैंने या आपने एक ज़मीन खरीद लिया, वो 1998 में 2000 में खरीद ली, हम 20 साल से उसमें रिहाइश पजीर हैं, हमने उसकी कीमत भी अदा की थी और हम तो बिल्कुल लीगल रह रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल होगी तो उसका क्या बनेगा? आपके तो घर गिरा दिए जाएंगे, आपने तो कीमत भी उसकी अदा की है। खैर, ये एक बड़ा संजीदा मामला है उन रिहायशियों के लिए जो इस जमीन पर घर बना के पैसे अदा करके रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ना, हम हमजा दोनों चीज़ों में शायद कानून का थोड़ा सा तसादुम है, लेकिन इस्लामाबाद में ना शहजाद में से बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं जो लीज पे दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से 90 साल की लीज पे, और उसके कुछ खास वो थे कि वो फार्म हाउसिंग और फार्मिंग में इस्तेमाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की, लेकिन चूंकि वहाँ पे बिगविग्स बैठे हुए हैं तो वहाँ पे तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती, अब वहाँ उन इलाकों को वागुजार नहीं करवाया जाता। लेकिन ये जो मामला है ना, जब एक तरफा होंगे और जब वो जानिबदार नजर आएंगे तो फिर वहाँ पे हर एक शख्स जो है वो सवाल उठाता है और हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से गौर करना होगा। चलें जी, कौमी असम्बली में भी आज इसकी बाज़गह सुनाई देगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह